हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में पार्ट 7 जिसमें पांचवा है, यानी 4 जो हैं पार्ट 6 में अपलोड हो चुके हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में 4 इसके पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 6 में अपलोड हो चुके हैं। ये पार्ट 7 में पाँचवा से आपको पाँचवा और छठवां बताया जाएगा तथा इसके उपयोग बताए जाएंगे। वीडियो बड़ा होने के कारण लंबा बन रहा था, जिसकी वजह से इसको 2 पार्ट में करना पड़ा। तो पांचवा देखते हैं इसमें, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु कहाँ है? यहाँ पे मुख्य फोकस पर है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरी किरण यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से चली जाती है। दोनों किरणें देखते हैं यह समांतर जाती हैं। ये दोनों किरणें समांतर चल करके कहीं अनंत पर जा करके मिलती हैं। तो जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और अनंत पर बनता है तथा वस्तु से उल्टा बनता है। ठीक है, तो यही इसमें लिखना है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से जाती है। ठीक है, ये वस्तु से आती है और टकराती है, टकरा करके वापस लौटती है। अब इसको पीछे ले जाएंगे तो वक्रता केंद्र से जाएगी, तो वापस वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, जिसके कारण मुख्य अक्ष के नीचे अनंत पर जाकर मिलती है। ये समांतर हो जाती हैं तो इसी कारण ये अनंत पर जाकर के और मुख्य अक्ष के नीचे मिलती हैं। जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा व अनंत पर बनता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा देख, अगला छठवां है जो लास्ट है। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। अब यहाँ ध्रुव है और ये फोकस इसके बीच में रखी हो। ये फिगर गलत हो गया था, बना रहे थे, इसको आप गलत समझिएगा, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी है तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली गई और दूसरी किरण यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के भी चली वक्रता केंद्र से होकर के चली जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आप इसको सीधा बनाएंगे, थोड़ा से यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और सीधा बनता है, लेकिन आभासी बनता है क्योंकि इसके दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो वही इसमें लिखना भी है। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पहली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण दर्पण पर अभिलंबवत आती है। अच्छा, दूसरी किरण दर्पण पर अभिलंबवत आती है। अच्छा, आपको ये बताया गया है, एक अभिलंब हेडिंग पढ़ाई गई है। जब परावर्तन के नियम के बारे में आपको बताया जा रहा था वहाँ पर सभी हेडिंग, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, तो वहाँ पर केंद्र से और दर्पण पर जो दूरी होती है वह उसमें अभिलंब होती है, तो इसको अभिलंबवत भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे पीछे बताया गया है। तो अभिलंबवत आती है जो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है तथा दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब 6 बनते हैं वो आपको बता दिया गया है, जिससे 5 वास्तविक और उल्टा होता है और छठवां जो होता है वह सीधा आभासी होता है। ठीक है, तो जब वास्तविक की बात आएगी तो वहाँ उल्टा आपको जरूर लिखना है, जब आभासी की बात आएगी तो वहाँ सीधा लिखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है इसमें अवतल दर्पण का उपयोग। नंबर 1, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी यानी शेविंग बनाने में किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गला आदि का निरीक्षण करते हैं।
ठीक है, इस अवतल दर्पण के माध्यम से इन सब चीज़ों को देखा जाता है जो डॉक्टर इसका निरीक्षण करते हैं। तीसरा है सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जो सौर भट्ठियाँ होती हैं सूर्य के प्रकाश को वहाँ पर अवतल दर्पण लगा करके उसको केंद्रित कर लेते हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। अगला है इसे टेबल लैंपों के शैडो में उपयोग किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसको प्रकाश को केंद्र करके एक जगह फोकस मारते हैं उस पर, तो इससे वहाँ पर अधिक प्रकाश हो जाता है। मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सकता है, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको कहीं पर कुछ न समझ में आया हो तो उसे पुनः वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद।